हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। तो इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आज का जो आपका पोएम है क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसके सारे पोएम का सीक्वेंस लेकर आए हैं। इसके पहले मैं आपके इस वाले चैनल से इस वाले टॉपिक से 2-3 वीडियोज़ दे चुकी हैं, जिसमें मैंने आपका बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ स्नो मैंने कवर कराया था। देन हमने फायर एंड आइस भी कवर करा लिया। तो देखिए, मैंने अच्छे से आपको हर एक चीज़ बताया इस वाले पोएम में। जस्ट मैं आपको दिखा लेती हूँ, जिससे कि आप लोग ये ना देखें कि मैम के इस वाले वीडियो पे तो कम व्यू गया है, तो देखिए ही ना। क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड कि कभी कभी नया चैनल होता है तो व्यूज़ कम जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर मेरे किसी वीडियो पे 100 व्यू भी चला जाता है, अभी बता रही हूँ मैं आपको, मोस्टली दिल से बता रही हूँ, 100 व्यू भी चला जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई 100 व्यू चला गया। क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं किया, अभी न्यू चैनल अभी मैंने क्रिएट किया है, उसलिए केवीएस के लिए ही क्रिएट किया है। तो फिर 100 व्यू भी जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का प्यार इतना तो बना कि एटलीस्ट 100 व्यू भी तो गया। तो मैंने पहले बहुत कवर करा दिया। डस्ट ऑफ स्नो मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया था, आपका इंट्रोडक्शन दिया था, पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया था कौन सा राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है, जैसे ए बी सी डी किस प्रकार से इस राइमिंग स्कीम को निकाला जाता है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था किस प्रकार से पोएम में निकाला जाता है, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस पोएम में यूज़ हुए, मैंने इस प्रकार सबको बताया था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिए। हर चैप्टर का मेरा यही है कि हर चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी, पोएम की समरी बताऊंगी, पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर पोएटिक डिवाइसेस बताती हूँ, कौन सी राइमिंग स्कीम उस पोएम में है वो भी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ, किस प्रकार से राइमिंग स्कीम पोएम का निकाला जाता है, पोएम 3 वर्स में है, राइम्ड पोएट्री है, क्या है, मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ। फिर एट द एंड मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराती हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिससे आपको एग्जाम का लेवल तो पता चल सके कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर करवा दिया। सेकंड चैप्टर हमारा फायर एंड आइस भी कंप्लीट है, मतलब सभी कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है। जस्ट सेकंड में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। हमारा थर्ड चैप्टर है, जस्ट सेकंड, हमारा थर्ड चैप्टर टाइगर इन द जू, आपका ये वाला भी कंप्लीट है। देख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से मैं पोएम एक्सप्लेन की हूँ, लिटरेरी डिवाइसेस आपको बताई हूँ और सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, वरना आपका छूट जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैम क्या पढ़ाई, मैं आधा तिया पढ़ा दी। मैम ने आधा तिया कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैम सब कुछ सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हैं, हर चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रही हैं, इसलिए आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटे। बस ऐसे ही मेरी कोशिश बस ये है, बशर्ते आप पूरी वीडियोज़ देखते रहिए, लाइन टू लाइन अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपके कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। फिर हमारा पोएम 4 आता है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, भी मैंने बहुत अच्छे से आपका करवाया था। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, फिर इतना मैं करा चुकी हूँ। ये पीडीएफ मेरा देखना आप पूरा क्रिएट है आप लोगों के लिए। पूरी रात बैठ के मैं पीडीएफ इसीलिए तैयार करती हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो हमारा चैप्टर 4 इसका 5 आया था, दी बॉल पोएम भी आया था हमारा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस प्रकार से एक छोटे से बच्चे की बॉल खो जाती है तो कितना होपलेस हो जाता है, कितना ज़्यादा सैड फील हो जाता है। तो राइटर कहता है कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें उसके लिए उदास नहीं होना चाहिए, हमें नेक्स्ट पड़ाव के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कौन से लिटरेरी डिवाइसेस उसमें यूज़ हुए थे, मैंने बताया। फिर क्वेश्चन आंसर भी कराया था। इसी प्रकार से हमने अमांडा हमने किया। वो अपने आप को खुद की रूपांजल बताती है, मतलब रूपांजल के कैरेक्टर में बताती है, मरमेड खुद को बताती है, किस प्रकार से इमेजिन करती है। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था द ट्रीज़ को भी मैंने अब बहुत अच्छे से आपको बताया किस प्रकार से जो ट्रीज़ पोएम है उसमें किस प्रकार से ओमेन फेमिनिस्ट को दर्शाया गया है कि ओमेन भी अब अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं। इस प्रकार से राइटर ने पूरे पोएम को ट्रीज़ की मात्रा, मतलब जो ट्रीज़ है वो प्रकार का पूरा मेटाफोरिकल है, एक प्रकार का सिंबॉलिक पोएम है जो कि पूरे ओमेन के डिज़ायर को डेडिकेट करते हुए पोएम ये लिखी गई है, द ट्रीज़। आई होप आप समझ पाएंगे। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से लिटरेरी डिवाइसेस भी बताया, क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छे से कवर कराया है। उसके बाद हमारा जो सर है फॉग भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया था। ओके, आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, तो हमारा उस पहले के वीडियोस में फ्रेंड हमारा फॉग तक कंप्लीट है। तो आज का हमारा पोएम 10 है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। ये लिखा गया है ऑगडेन नेस के द्वारा। तो आप ये देख लीजिए एक बार, ये हमारा चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। तो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट का तो इंट्रोडक्शन ही हो गया, क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यू नहीं जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैम कहाँ 20 से स्टार्ट करती हैं, तो 20 से स्टार्ट नहीं किया है, पहले की वीडियोज़ अपलोड है, आप उसको देख लीजिए, फिर यहाँ से इसको देखिए। तो हमारा जो थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन की।
द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन इज़ अ बैलेड। ये पहली बात, ये पोएम जो है एक बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है। रिटन इन 14 स्टैंजा। 14 जो बैलेड का फॉर्म ही होता है 14 स्टैंजा का होता है। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज़ लिरिक, व्हाट इज़ बैलेड, व्हाट इज़ नैरेटिव पोएम, तो आप एक प्रकार की स्टार्टिंग में मैंने 10 इंट्रोडक्शन क्लास किया, उसमें बहुत अच्छे से लिरिकल पोएम, बैलेड ने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड पोट्री, बहुत ही ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको भी देख लीजिए अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, क्योंकि उसको देख के आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच, सारे लिटरेरी डिवाइसेस, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि व्हाट इज़ बैलेड, व्हाट इज़ लिरिकल डिवाइस। तो बैलेड हमेशा 14 स्टैंजा में ही लिखा जाता है। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम अबाउट अ काउडली ड्रैगन। तो ये एक ऐसे ड्रैगन के बारे में है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कावर्डली रहता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक रहता है, जिसका नेम क्या रहता है, कस्टर्ड रहता है। तो पूरा पोएम उसी के नेम पे आप देख ही रहे हैं कि बना हुआ है, कस्टर्ड। कस्टर्ड इज़ अ पेट ऑफ बेलिंडा। इसकी जो कैरेक्टर है आप देख लीजिए, इसकी लड़की का नाम क्या रहता है, बेलिंडा रहता है। वो बहुत ज़्यादा पेट पाली रहती है। उसमें से ही एक कैरेक्टर कस्टर्ड रहता है। जो कस्टर्ड कौन रहता है, एक ड्रैगन रहता है। अ लिटिल गर्ल, बेलिंडा रहती है, बेलिंडा अ लिटिल गर्ल हु लाइव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस। कहाँ रहती है फ्रेंड, वाइट हाउस, लिटिल वाइट हाउस में रहती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो बेलिंडा का कैरेक्टर है वो कहाँ रहती है, वाइट हाउस, लिटिल वाइट हाउस में रहती है विथ हर पेट्स। वो कई ज़्यादा पेट्स पाली हुई रहती है। सी हैड अ ब्लैक, और सभी पेट्स को वो क्या कहती है, एक निक नेम रखी रहती है। जैसे कि उसके पास एक छोटी बिल्ली रहती है, बिल्ली का बच्चा रहता है, उसका नाम क्या रखी रहती है, इंक रखी रहती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करें, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो किटन रहती है उसका नेम क्या रहता है, उसका जो ग्रे माउस रहता है उसका नेम क्या रहता है। तो जो ग्रे माउस रहता है उसका नाम रहता है ब्लिंक। तो ये सब नेम आपको नोटिस करना होगा। जो येलो डॉग रहता है उसका नेम रहता है मस्टर्ड एंड काउडली ड्रैगन। और जो ड्रैगन रहता है उसका नाम क्या रहता है, कस्टर्ड रहता है। काउडली मीन्स कि डरपोक, ड्रैगन जो रहता है उसका नाम रहता है कस्टर्ड। तो ये जो 4 कैरेक्टर हैं इनके निकनेम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द पोएट सेज दैट ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव। जो सभी पेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं, एक्सेप्ट वन द ड्रैगन। ड्रैगन को छोड़ के बाद जो ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, और बाकी सब जो हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हैं। अदर्स वे आर डिस्क्राइब एज ब्रेव एंड कंपेयर्ड विथ एनिमल्स लाइक बियर, टाइगर, लायन, बट द ड्रैगन इज़ वेरी टिमिड। बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप का है वो, मतलब जो ड्रैगन है बहुत ज़्यादा टिमिड टाइप का है। बाकी सारे जो जानवर हैं उनको वो कैसे कंपैरिजन करती है, जैसे कि बियर के द्वारा कर रही है कि हाँ वो बियर है, वो टाइगर है, वो लायन है, बट वो जो ड्रैगन है उसको बहुत ज़्यादा टिमिड हो रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक रहता है। ही ऑलवेज डिमांड्स अ सेफ प्लेस। वो हमेशा ऐसा डिमांड करता है कि उसको कोई सेफ प्लेस मिल जाए, आराम से वो वहाँ पास लेटा पड़ा रहे, जो ड्रैगन रहता है, सेफ प्लेस फॉर हिमसेल्फ। ऑल द अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ हिम। और जो अदर कैरेक्टर्स रहते हैं, मतलब वो जो बिल्ली रहती है, डॉग जो रहता है, उसका बहुत ड्रैगन का जो है बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। बट वन नाइट दे आर सरप्राइज बाय द एंट्री ऑफ अ पायरेट्स इन द हाउस। मतलब कुछ बट एक दिन ऐसा होता है कि जो एक रात में कुछ चोरों की टोली आ जाती है, मीन्स जो पायरेट्स की टोली आ जाती है उनके हाउस में चोरी करने के लिए कुछ लुटेरे आ जाते हैं, मीन्स कह ले कुछ लुटेरे आ जाते हैं बेलिंडा के हाउस में। क्या नहीं, कैरेक्टर का नेम क्या है, जस्ट अ सेकेंड में, हाँ बेलिंडा ही तो है। बेलिंडा के हाउस में कुछ लुटेरे आ जाते हैं, तो वहाँ पास उसकी ब्रेवरी देखने को मिलती है। किसकी ब्रेवरी देखने को मिलती है, ड्रैगन की ब्रेवरी देखने को मिलती है। तो ये सब देख के सभी जो अदर पेट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो डरपोक था, इसके अंदर इतना ज़्यादा ब्रेवरी कहाँ से आ गई। तो जब वो जो पायरेट्स की टोली है उनके घर में, जब बेलिंडा के घर में एंट्री करती है तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी का काम करता है। ऑल ऑफ देम गेट फ्राइटनेड एंड स्टार्ट हाइडिंग हियर एंड देयर। मतलब जितने भी पेट हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफलेस, मतलब खुद को फील कराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइटनेड फील करते हैं और इधर उधर छुपने लगते हैं वो जो और अदर जो पेट थे। बट टू एवरी वन सरप्राइज, बट ये सबके लिए सरप्राइज है। द ड्रैगन नॉट ओनली टैकल्स हिम, मतलब उनके साथ टैकल्स नहीं करता, उनके साथ बस भिड़ता ही नहीं है। जो पायरेट्स की टोली रहती है उनके साथ बस भिड़ता नहीं, बट ऑल्सो इट्स हिम अप, मतलब और बल्कि उन सभी को खा भी जाता है। इतना ज़्यादा वो ब्रेवरी दिखा देता है इस वाले देख रहे हैं। एट द एंड में, शुरू में तो पूरे ड्रैगन को क्या दिखाया, पूरा काउडली फेस दिखाया गया उसका कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप का एक ड्रैगन है, बट एट द एंड उसका दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाता है और पूरे जो पायरेट्स की टोली उनको अकेले उनसे भिड़ जाता है और उनको खा भी जाता है। इज ऑल ऑफ देम
आर सेव्ड बाय द कस्टर्ड, तो सभी लोग किसके द्वारा बचाए जाते हैं, कस्टर्ड के द्वारा, जो ड्रैगन रहता है उसके द्वारा बचाए जाते हैं। दे थैंक हिम, सभी उसको थैंक यू बोलते हैं। बट एट द एंड दे रियलाइज दैट दे यूज टू मेक फन ऑफ द ड्रैगन बिकॉज ऑफ हीज बीइंग टिमिड, मतलब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई हम तो इसका मजाक उड़ाते थे कि कितना डरपोक है, बट इसने तो बहादुरी का काम कर दिया एट द एंड। तो उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। सो ऑल ऑफ देम सडनली स्टार्ट सेइंग दैट दे आर मोर ब्रेव एंड कुड हैव हैंडल द सिचुएशन इन अ मच बेटर वे। कहते हैं भाई तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, तुमने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। हियर द पोएट हैज़ ट्राई टू से दैट, यहाँ पास जो हमारे पोएट का आपका देख रहे हैं जो लिटरेरी थीम निकल के आ रही है इस पोएम का, वो ये निकल के आ रही है कि किस प्रकार से जो पोएट ने प्रेजेंट किया है कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जो डरपोक आदमी होता है, जो डरपोक लोग होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसा ब्रेवरी का काम कर जाते हैं। टिमिड पर्सन इज एक्चुअल हीरो इन द टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ, अगर वो अपने टफेस्ट सिचुएशन में एक ऐसा मूवमेंट कर दिए, ऐसा एक्शन कर दिए कि जिससे कि वो क्या एक हीरो का कैरेक्टर उनके अंदर उभर के आता है। मतलब जैसे कि एक ड्रैगन को ही ले लीजिए, शुरू में ये डरपोक रहता है बट एट द एंड वो कैसे पैरट्स से सबको बचाता है। तो इस प्रकार से उसने लास्ट में क्या कर दिया, एक ब्रेवरी का सिंबल बन गया। एक आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि किस प्रकार से उसने ब्रेवरी को दिखाया सबके सामने और खुद एक हीरो बन गया। तो इस प्रकार से एक डरपोक इंसान के तो राइटर यही प्रेजेंट करना चाहता है कि एक डरपोक व्यक्ति के अंदर भी एक ब्रेव मैन छुपा होता है, बस उसको सही टाइम पे उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वाला पोएम भी अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सा इसका लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो इसका राइमिंग स्कीम आप देख लीजिए। इस वाले पोएम में ऑल थ्रू पोएम जो यूज़ हुआ है AABB यूज़ हुआ है, मतलब इसका राइमिंग स्कीम ही इस पोएम का है AABB। और यहाँ पास देखिए फ्रेंड पोएम नहीं है वरना मैं आपको इसका निकाल के दिखाती कि AABB कैसे निकलता है। फिर मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ कि कैसे निकलता है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पास हम इसमें से कुछ आपका देखते हैं। जैसे कि यहाँ पास देख लीजिए, मैं यहाँ टीमेट लिख देती हूँ। इससे तो लिखा ही नहीं जाता। जैसे कि यहाँ मैं टीमेट लिख देती हूँ। यहाँ पास ये देखिए आई लिखा है। जैसे टीमिड हो गया, जैसे कि ये हो गया टीमिड, ए हो गया हमारा। फिर क्या मिमिड, यहाँ पास अगर कर दें मिमिड, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, मिमिड कर दें तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि टिमिड का डी और डी इन दोनों का देखिए साउंड सेम है। बट यहाँ अगर हम फिर हमारा नीच भी क्या आ गया, बी आ गया। तो यहाँ पास जैसे हम कर दें हीरो, तो हमारा इसका साउंड चेंज हो गया, टिमिड से और मिमिड से इसका साउंड चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे। अब हीरो से यहाँ पास नेक्स्ट हम ले लें, यहाँ पास कर देती हूँ मैं। हीरो से यहाँ कर दें शीरो कर दें, तो ये भी हमारा बी ही रह जाए, क्योंकि इसका ओ और इसका हीरो का ओ और शीरो का ओ दोनों का साउंड का लास्ट का सेम ही है, तो ये भी हमारा बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका AABB आपका राइमिंग स्कीम निकल के आ रहा है। यहाँ पास मैंने पोएम मेंशन नहीं किया ना, वरना मैं पोएम से ही आपको करा देती। तो आपको आई होप राइमिंग स्कीम अच्छे से निकालना आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल बस मैंने लिया था, वो वर्ड आपको पोएम में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फिर देख लेते हैं थोड़ा सा लिटरेरी कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। आपको रेपिटेशन देखने को मिलेगा, यूज़ ऑफ लिटिल का आपको थ्रू आउट पूरे पोएम कई बार रिपीटेशन देखने को मिलेगा लिटिल वर्ड का। तो और सेकंड हमारा जो आता है ऑक्सीमोरन है, यूज़ ऑफ 2 वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग। मतलब ऑक्सीमोरन तो यही होता है कि जैसे कि दो अपोजिट चीज़ें एक साथ प्लेस होती हैं, उसमें बीच में कोई भी और या एंड का भी जगह नहीं रहता। अगर और या एंड भी हो गया तो वो एंटीथेसिस हो जाएगा, पैराडॉक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बट वो ऑक्सीमोरन नहीं होता है। तो ऑक्सीमोरन में यही होता है कि 2 अपोजिट चीज़ों को एक साथ प्लेस किया जाता है। जैसे कि पेट ड्रैगन, जैसे कि पेट हो गया मतलब पालतू हो गया, और ड्रैगन तो कभी पालतू हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों ही बिल्कुल क्या है, अपोजिट चीज़ें हैं, इनको एक साथ प्लेस किया गया है, इसलिए इस वाले वर्ड में आपको ऑक्सीमोरन देखने को मिल रहा है। थर्ड जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है इस पोएम में वो है एनाफोरा। एनाफोरा इस जैसे रिपीटेड यूज़ ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्वेंटिव लाइन, मतलब दो लाइन में, फर्स्ट और सेकंड लाइन में लगातार एक ही चीज़ बार बार रिपीट होके आ रही है। एक ही लाइन बार बार, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होके आ रही है लाइन स्टार्टिंग में, पोएम की स्टार्टिंग में। तो वहाँ पास एनाफोर देखने को मिलेगा, जैसे कि एंड अ लिटिल एंड अ रेलियो। तो यहाँ पास आपको एंड का क्या हो गया, रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मतलब 2 कॉन्सिक्वेंटेड लाइन में लगातार आपको एंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास एनाफोरा है। आई होप आपका एनाफोरा क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं एनाफोरा, रिपीटेशन, ऑक्सीमोरन, शिमिल, मेटाफर, ये सब अपने हर पोएम में आपको क्लियर करके बताती हूँ। तो अभी तक तो ये सब आपके जुबान पे, आपके लिप्स पे बिल्कुल रटे होंगे। अगर जैसे ही मैं ऑक्सीमोरन डाल रही हूँ आपको पता हो गया हाँ व्हाट इज़ ऑक्सीमोरन। तो जैसे ही मैं आपको सिमिल डालती हूँ वैसे ही आपको पता होगा कि हाँ भाई सिमिल फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिर एलिट्रेशन, मेटाफर,
पर, क्योंकि हर पोएम में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। आपके लिए कुछ नया है तो वो पोएटिक डिवाइसेस नया है, रिफ्रेन नया है, इन सबको अगर आता है तो मैं अच्छे से आपको क्लियर करके बताती हूँ। जैसे कि आपको रिफ्रेन, नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइसेस रिफ्रेन ही है, रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन। जब हमारा जो राइटर है किसी चीज़ पे दबाव डाल के उसको पेश करना चाहता है और उसके पास नए वर्ड नहीं होते हैं तो उसी वर्ड को बार बार घुमा फिरा के उसी वर्ड को बार बार थ्रू आउट पोएम में प्रेजेंट करता है। तो मीन्स अगेन रिपीटेशन करता है सेंटेंस का, अगेन अगेन उसको रिपीटेशन करता है सेंटेंस का, तो वहीं पास उसको होता है रिफ्रेन कहलाता है। जैसे कि एंड अ रेलियो ट्रोलियो, इसका क्या मतलब हो गया, तो यहाँ पास आपको दिख रहा है रेलियो ट्रोलियो के यहाँ पास रिफ्रेन देखने को मिल रहा है। देखिए आपको लिए पोएटिक डिवाइसेस भी नए हैं, हालांकि मैं बहुत सारे पोएम में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ पोएटिक डिवाइसेस, मतलब कि जैसे कि रेलियो ट्रोलियो फॉर रियल ट्रू, रेलियो ट्रोलियो मीन्स कोई वर्ड ही नहीं होता, बस इसको एक पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए राइटर ने ट्रू की जगह पे इसको रेलियो ट्रोलियो डाला है। मतलब अगर वो ट्रू लिख देता तो उसका ए बी बी फॉर्म नहीं बनता, पूरा स्टैंजा इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो उसने क्या किया कि ट्रू ना लिखने की बजाय वो क्या लिख दिया, रेलियो ट्रोलियो। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जब राइटर किसी वर्ड को पोएटिक डिवाइसेस मतलब पोएटिक एक रिदमिक पैटर्न देने के लिए उस वर्ड को ना यूज़ करके उससे मिलता जुलता कोई नया वर्ड यूज़ कर ले अपने पोएम में, तो उसको ही पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। जैसे कि ट्रू की जगह पे राइटर ने यहाँ रेलियो ट्रोलियो यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि जिससे कि पोएम में राइमिंग स्कीम बनी रहे। तो आई होप आपका पोएटिक लाइसेंस भी क्लियर हुआ होगा। द स्पेलिंग्स हैव बीन चेंज टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट, बस पोएम को म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए पोएट जो है ऐसा करता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। सिमिल तो सिंपल ही है, सिमिल जैसे डॉग्स कंपेयर टू मस्टर्ड एट द लिटिल येलो। अगर आपको किसी लाइन में आपको लाइक या एज देखने को मिल रहा है, जैसे कि वॉट शार्प एज मस्टर्ड, यहाँ पर देख रहे हैं आपको एज देखने को मिल रहा है, मतलब मस्टर्ड के जैसा, तो यहाँ पास आपको सिमिल देखने को मिल गया। जैसे लाइक या एज का प्रयोग हो तो आपको सिमिल देखने को मिलेगा ही। इसी प्रकार से इस वाले लाइन में आपको एंड द लिटिल येलो डॉग्स वॉट शार्प एज मस्टर्ड, आपको यहाँ पास सिमिल देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको जैसे कि बार बार एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिले तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। जैसे कि कावर्ड का सी ले लीजिए, कॉल्ड का सी ले लीजिए, कस्टर्ड का सी लीजिए, इस प्रकार से आपको सी साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए एलिट्रेशन हो गया। तो आपका ये भी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर का। मेटाफर यहाँ पास देखिए, जो चिमनी वर्ड है आपके पोएम में, चिमनी वर्ड है उसको किससे किया गया है, जैसे चिमनी लंबी होती है उसी प्रकार से नोज़ भी लंबी होती है, तो यहाँ पास नोज़ को यहाँ पास मेटाफर किया गया है। चिमनी किसका मेटाफर है, नोज़ का मेटाफर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। द नोज़ इज़ लाइक अ चिमनी, तो इस प्रकार से चिमनी किसका मेटाफर है, नोज़ का है। तो आपको ओनोमोटिक पोइक भी देखने को मिलेगा। ओनोमोटिक पोइक क्या होता है, जब कोई साउंड को आपके पोएम में किसी साउंड को रिफर करते हुए कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ओनोमोटिक पोइक होता है। जैसे कि यूजेस ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट देखने के लिए जब कोई साउंड वाला वर्ड यूज़ किया जाता है आपके पोएम में तो उसको ओनोमोटोपोइक चीज़ कहते हैं। जैसे गिगल्ड क्या है, एक प्रकार का, अगर गिगल्ड विक, तो ये एक प्रकार का साउंड, ये वर्ड क्या है, एक प्रकार का साउंड जैसे झरने के गिरने का होता है, जैसे लायन के रोर करने का होता है। तो इन समय क्या हो गया, एक प्रकार का साउंड इफेक्ट आपको रोर वर्ड में ही आपको साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर कोई साउंड इफेक्ट आपको दिया जाए एक ड्रामेटिक क्रिएशन के लिए आपके पोएम में, तो उसको ही कहते हैं ओनोमोटोपोइक। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले पोएम में गिगल्ड वीक वर्ड में आपको ओनोमोटोपोइक चीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजरी की। ये पूरा थ्रू आउट पोएम आपको राइटर ऐसे पूरा क्रिएट कर रहा है पूरे पोएम को कि आपको सब कुछ लगेगा कि आप सब कुछ तो मतलब एक इमेज देख रहे हैं। तो पोएट ने बहुत अच्छे से पूरे ही पोएम में पूरे एक प्रकार की इमेजरी उपस्थित किया। जब उसने पायरेट्स की एंट्री बताई तो इतनी अच्छे से पायरेट्स की एंट्री बताई थी कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ आप पूरा मूवी ही देख रहे हैं, मतलब कोई इमेज ही देख रहे हैं कि हाँ पायरेट्स वो जो लुटेरे की टोली रहती है वो घर में आ ही जाती हैं। इस प्रकार से उन्हें पायरेट्स में भी एक इमेजरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पास हमारा ये लिटरेरी डिवाइसेस भी हो गया, हमने समरी भी कर ली, लिटरेरी डिवाइसेस भी कर ली। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट्स नेम। तो मैंने आपको इस प्रकार से क्वेश्चन ये ऐड किया है कि जो पेट नेम थे वो एक साइड मैंने पेट नेम लिखा है और दूसरे साइड उनके निक नेम लिखा है, तो आपको उससे मैच करना है। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे। तो ये वाला क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, फिर भी मैंने लिख लिया कि आप लोगों को सिंप्लीफाई हो सके एग्जाम में देखने में। द कैरेक्टर इन दिस पोएम आर बेलिंडा, मेन कैरेक्टर आप देख लीजिए कौन रहती है, उस लड़की का नाम याद रखिए बेलिंडा। और लिटिल ब्लैक किटन, एक उसके पास एक छोटा सी किटन रहती है। अ लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे माउस रहती है। अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो डॉग रहता है। अ लिटिल पेट ड्रैगन रहता है। एंड अ पायरेट्स,
इतने कैरेक्टर इस वाले पूरे पोएम में देखने को आपको मिलेंगे। तो अब उसके पेट के नाम देख लीजिए। जो किटन का नाम है, मैंने पहले ही बताया किटन का पेट नेम क्या रहता है। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, देखिए यहाँ पास कैरेक्टर, यहाँ पास इनके पेट नेम है। जो किटन का पेट नेम है इंक है, माउस का पेट नेम ब्लिंक है, डॉग का पेट नेम मस्टर्ड है, और जस्ट अ सेकंड, और ड्रैगन का तो आपको पता ही है कस्टर्ड है, क्योंकि इसी में तो पूरी पोएम बनी हुई है, मतलब इसके पे ही तो पूरी पोएम बनी हुई है। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम ऑफ 2 और 3 स्टैंडर्ड्स ऑफ द पोएम। कौन सी राइमिंग स्कीम है, मैंने आपको बताया है, निकाल के भी बताया किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ए बी बी का राइमिंग स्कीम थ्रू आउट पोएम में आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर तो नहीं डाला है, जान लीजिए, थर्ड है। राइटर्स यूज वर्ड टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज इन द पोएम। मैंने जैसे आपको बताया है कि पूरा ही पोएम आपको पूरा इमेजरी फॉर्म में ही देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से कहते हैं कि क्या आप गेस कर सकते हो, मतलब कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज इन द पोएम, आप क्या ट्रेस कर सकते हो कौन कौन से इमेजेस इस पोएम में यूज़ हुए हैं। तो सम सच इमेजेस यूज इन द पोएम, कौन कौन से हुए हैं, जैसे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ को किससे कंपैरिजन किया गया है, फायर प्लेस से कंपैरिजन किया, चिमनी को नोज से किया गया है, ये मैंने आपको बताया है। ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब ब्रेवनेस को किससे दिखाया गया है, मतलब जिस प्रकार से बियर्स होता है पूरे ब्रेवनेस के साथ भरा हुआ होता है, उसी प्रकार से ब्रेव को दिखाया गया। ब्रेव एज अ टाइगर एज इन अ रेज, मतलब रेज के हिसाब से क्या टाइगर की ब्रेवनेस को दिखाया गया है। वेंट एट द पायरेट्स लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और पायरेट्स को कैसे दिखाया गया है, रॉबिन की तरह जैसे दिखाया गया है, TTC। तो आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पास ख़त्म हो जाता है। हमारा ये लास्ट चैप्टर है फॉर एने ग्रेगरी, ये हमारा लास्ट चैप्टर है फ्रेंड। यहाँ उसके बाद क्लास 10th की पोएट्री हमारी फिनिश हो जाएगी। तो हम क्लास हमारे 7th और 8th बचा हुआ है उसको भी जल्दी से कंप्लीट करा देंगे। हालांकि मेरी PDF तैयार है, बस वीडियो बन नहीं पा रही है। मैंने बताया कि शादी ब्याह का माहौल घर में चल रहा था। बिना लेट के भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके राइटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी गूगल आप कर लीजिएगा। जो इस वॉन एन गिगरी का जो ये हमारा चैप्टर है, W.B. येट्स इसके राइटर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। और ये जो पोएम है फ्रेंड, ये दिखाया गया है किस प्रकार से इनर ब्यूटीफुलनेस को यहाँ पास प्रेजेंट किया गया है कि हाँ उसके बाल ऐसे रहते हैं, ब्राउन रहते हैं, ये रहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं अपने बालों को कलर कर लूँगी तो क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। मतलब इस प्रकार से सुंदरता को दिखाया गया है कि हाँ हम चाहे जैसे भी हैं पर भगवान के लिए हम समान ही हैं, मतलब हम चाहे सुंदर रहें ना रहें, भगवान के लिए हम सुंदर ही हैं। तो बहुत ही अच्छी पोएम है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। W.B. येट्स हैज़ ट्राई टू टच अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू द पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को इन्होंने अपने पोएम के हिसाब से पोएम में लिया है। ही सेज दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन इन योर लाइफ हु लव्स यू ट्रूली। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ है कि कोई इंसान आपके अंदर की सुंदरता को देख के आपको प्यार करे, आपको सच्चा प्यार करे। मोस्टली से लोग क्या करते हैं, जो सुंदर लड़के हों उनके पीछे पड़ जाते हैं। आप में से ऐसे लोग कई होंगे कि जैसे कि जो ग्रुप में सबसे सुंदर लड़की 3-4 लड़कियों की ग्रुप वहाँ पास खड़ी है, जो सबसे सुंदर वाली होगी क्योंकि वो तो सबसे सुंदर भाई, उसी को पटाना है। तो ये पास इसमें दिखाया गया है कि अब मुश्किल से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके अंदर की सुंदरता को देख के आपसे सच्चा प्यार करते हैं। बाय सेइंग ट्रूली ही मीन्स द वन हु लव्स यू फॉर योर क्वालिटीज़ एंड नॉट योर लुक्स। मतलब ऐसे लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है जो कि आपकी क्वालिटी से प्यार करते हो, ना कि आपके लुक्स से प्यार करते हो, ना कि आपके मतलब सामने दिखने वाली खूबसूरती से प्यार करते हैं। ही सेज दैट ओनली गॉड लव्स अस फॉर व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड। मतलब केवल वो W.B. येट्स जी कहते हैं केवल भगवान ही ऐसे हैं जो हमारी आंतरिक सुंदरता से हमें प्रेम करते हैं, वो हमें हमारी बाहरी सुंदरता से उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो फ्रेंड ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ी सी हम इस पोएम की समरी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। समरी ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी। तो ये इनकी फ्रेंड रहती हैं जो इनके पास इसने इस पोएम में पूरा एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है दो लोगों के बीच। किसके बीच दिखाया गया, एन ग्रेगरी के बीच एंड W.B. येट्स के बीच ये कन्वर्सेशन दिखाया गया है। तो चलिए हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। द पोएम इज़ बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट्स येट्स एंड अ यंग गर्ल नेम्ड एन ग्रेगरी। ये मैंने आपको बताया नहीं, ये एक यंग गर्ल रहती हैं, इनका नेम क्या रहता है, एन ग्रेगरी रहती है। तो ये पोएम पूरा इन्हीं के नेम पर ही बेस है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। द पोएट
द पोएट टेल्स हर दैट इफ़ सी फाइंड्स यंग बॉय, द पोएट कहते हैं कि अगर मैं मतलब किसी यंग बॉय को पाता हु बिकम्स सैड बिकॉज ऑफ हर रिजेक्शन, मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो कि उनके रिजेक्शन पे वो सैड हो जाए, इट डजेंट मीन दैट ही वॉज अ ट्रू लवर, मतलब कि अगर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा सच्चा प्रेमी ही था, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू लवर ही था। ही कुड हैव बीन इन लव विथ हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर, बल्कि वो मुझे इसलिए प्रपोज कर रहा था क्योंकि मेरे पास मैं सुंदर दिखती हूँ, मेरे जो हेयर है वो ब्यूटीफुल येलो हेयर, मतलब येलोइश थोड़ा सा हेयर है, मतलब ब्राउनी कलर जैसे कि येलो कलर के उनके हेयर थे। तो कहते हैं कि अगर कोई यंग लड़का मुझे प्रपोज करता है और मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे सच्चे दिल से प्यार कर रहा था इसलिए मुझे प्रपोज कर रहा था, बल्कि वो मुझे इसलिए प्रपोज कर रहा था क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ और मेरे हेयर भी बहुत मतलब येलो कलर के ब्यूटीफुल हेयर हैं, इसलिए वो मेरे लुक को देख के मुझे प्यार कर रहा था, ना कि वो मेरे इनर ब्यूटी से प्यार कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। कहती हैं हालांकि वो कहते हैं कि बट मुझे दुख होता है कि जब मैं किसी को ऐसे बोल देती हूँ तो दिस मीन्स दैट द बॉय माइट बी इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर अट्रैक्टिव लुक, वो क्यों से वो बॉयज़ लव करता है क्योंकि उनके अट्रैक्टिव लुक्स के द्वारा, अट्रैक्टिव लुक को देखकर वो उनको मतलब लव करता है। ही सेज दैट अ ट्रू लवर विल बी He says that a true lover will be the one who will love her for her inner qualities and not her looks। यहाँ पर देखिए फिर इस प्रकार से इन्होंने सच्चे प्रेम को भी दर्शाया है, पोएट ने W.B. येट्स ने बताया है कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो आपकी अंदर की खूबसूरती को, आपकी क्वालिटीज़ को देख के, आपकी अच्छाइयों को देख के वो आपसे सच्चा प्यार करता है, और जो लोग आपकी बाहरी सुंदरता को देख के, आपके रूप रंग बाल को देख के, आपके हाइट पर्सनालिटी सुंदरता को, सब चीज़ को देख के आपको प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो केवल आपके सुंदरता से अट्रैक्ट हैं, मतलब वो आपके अट्रैक्टिव लुक्स से को देख के वो आपसे प्यार करना चाहते हैं। बट ये वाला प्यार सच्चा नहीं होता, सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान आपको सही दिल से प्यार करता है, आपके अंदर की खूबसूरती को देख के जो प्यार करता है वही प्यार वही लव सच्चा होता है। तो इस प्रकार से राइटर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस लड़की की फीलिंग को, वो जो यंग गर्ल एन है उनकी फीलिंग को बहुत अच्छे से इस पोएम में राइटर ने बहुत ही अच्छे से, W.B. येट्स बहुत फेमस राइटर है फ्रेंड, बहुत फेमस राइटर है। मैं कहती हूँ कि गूगल पे जाइए, इनको W.B. येट्स की थोड़ी सी बायोग्राफी देखिए, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखिए। हालांकि मैं एक राइटर का पूरा मैं पोएम 7th 8th का करा लूँ, आपका वो बचा हुआ है थोड़ा करा लूँ, तो मैं पूरे राइटर का एक पूरा सीरीज़ ही लेकर आऊँगी जिसमें आपके 6 to 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर होंगे, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गए, वॉल्ट विटमैन हो गए, W.B. येट्स हो गए, इतने बहुत सारे राइटर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब की क्या करूँगी एक बायोग्राफी ले आऊँगी, इसमें थोड़े इनके वर्क को मेंशन कर दूँगी जिससे कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए वो आपके फंस ही जाएँ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आगे हम अपना देख लेते हैं। To this end says that she will change her looks by dyeing her hair into some other color। वो क्या कहती हैं, अगर मैं अपने लुक को चेंज कर लूँ, अपने हेयर को किसी और कलर में कर लूँ, she will become और मैं कुछ लेस अट्रैक्टिव दिखने लगूँ, एंड देन मे बी she will find a true love for herself। और फिर अगर कोई मुझे आके प्रपोज करता है तो हाँ हो सकता है कि मैं अपना सच्चा प्यार पा लूँ, कहती हैं, और फिर इस प्रकार मैं अलग दिखने लगूँ, थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव दिखने लगूँ, अगर उस टाइम मुझे आगे कोई प्रपोज करता है तो हो सकता है कि मैं अपना सच्चा लव पा सकूँ। सी विल फाइंड अ ट्रू लव फॉर हर सेल्फ, मतलब सच्चा प्रेम वो अपना पा सकें। सो एट लास्ट ही एक्सप्लेन्स टू हर दैट द प्रीवियस नाइट, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ पास डीजे बजने लगा है, आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, क्या कर सकते हैं, बट आपकी क्लास में थोड़ी ही बची है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कहती हैं कि अगर मैं अपने लुक को थोड़ा चेंज कर लूँ, अपने बालों का कलर चेंज कर लूँ, फिर भी आके अगर कोई इंसान मुझे प्रपोज करता है तो क्या उस टाइम मैं अपना सच्चा प्यार जरूर पा सकती हूँ, अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो। So at the last he explained to her that the previous night he had heard some religious man saying that only God। फिर उसके बाद राइटर कहता है कि मैंने पिछली रात को कुछ ऐसे लोगों के एक रिलीजियस पर्सन से सुना था कि कुछ ऐसे लोगों से सुना था, मैंने कुछ रिलीजियस पर्सन से सुना था, मैन से सुना था कि केवल गॉड ही हैं जो हमें अपने अंतर आत्मा से प्रेम करते हैं, मतलब उनको बाहरी सुंदरता से कोई मतलब नहीं रहता, वो हमें प्रेम किससे करते हैं, हमारी आंतरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं। मैन सेइंग दैट ओनली गॉड लव्स, जस्ट अ सेकेंड, गॉड लव्स अस फॉर वॉट वी आर, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही गॉड हमें प्रेम करता है। दिस मीन्स दैट गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स बट आवर इनर ब्यूटी, गॉड हमें हमारे लुक्स के लिए नहीं, हमारे इनर ब्यूटी के लिए हमें प्रेम करता है।
तो आई होप आपको ये वाला पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो, इसका थीम भी आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से राइटर ने प्रेजेंट किया है कि अगर आपको कोई आपकी सुंदरता, आपके अट्रैक्टिव लुक से आके आपको प्रेम करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता है। अगर आपकी आंतरिक सुंदरता को देखकर वो आपसे प्रेम करता है तो ही वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। तो आज के बाद आप समझ लीजिए कि आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं या फिर आपको कोई प्रपोज करने आ रहा है, वैलेंटाइन का समय भी चल रहा है, तो कोई आपको प्रपोज करने आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपकी सुंदरता से प्रेम कर रहे हैं या फिर आपके आंतरिक सुंदरता से प्रेम कर रहे हैं। आप ये चीज़ कर लीजिएगा, अपना ट्रू लवर ढूंढिएगा, फेक लवर मत ढूंढिएगा। जान रहे हैं वैलेंटाइन का टाइम भी चल रहा है। तो इस वाले पोएम के जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको थोड़ा सा कवर कर ले रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में मजाक भी फ्रेंड होना चाहिए, नहीं होगा तो आप लोग बिल्कुल ही बोरिंग फील करने लगेंगे। तो आई होप आप में से अगर आप लोग का भी सच्चा प्रेम जल्दी मिल जाए। तो इसका लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, ABCB इसका पूरा पैटर्न यही है। तो मैं आपको निकालना बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कई वीडियो में। अगर आप मेरे प्रीवियस के एक वीडियो भी देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि लिटरेरी डिवाइसेस कैसे निकाला जाता है। तो इसके जो राइम स्कीम है इस वाले पोएम का ABCB इस वाले पोएम का ये राइम स्कीम है। तो ऑल लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। तो इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, जैसे मेटाफर हुआ है हनी कलर्ड रैम पार्ट एट योर ईयर। यहाँ पास देख रहे हैं कि एंस हेयर इज़ कंपेयर्ड विद द रैम पार्ट ऑफ अ फोर्ट। जो फोर्ट का रैम पार्ट होता है उससे ही एंस के जो कैरेक्टर लड़की है यंग गर्ल एन, उसके हेयर को यहाँ पास कंपेयर किया गया, जैसे हनी कलर्ड रैम पार्ट एट योर ईयर, तो उससे उसके ईयर को कंपेयर किया गया है। तो आई होप यहाँ पास समझ गए होंगे। तो जब भी कंपेरिजन होता है दो अपोजिट चीज़ों में तो वहाँ पास क्या होता है, मेटाफर होता है। तो इस प्रकार से एन के हेयर को किससे कंपेरिजन किया गया है, रैम्पर्ट फोर्ट ऑफ रैम्पर्ट से किया गया है। मीन्स रैम्पर्ट ऑफ अ फोर्ट से उसका कंपैरिजन किया गया एन के हेयर को, इसलिए यहाँ पास क्या होगा, मेटाफर होगा। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, मेटाफर होगा। आई होप आपका मेटाफर क्लियर हो गया था। देन हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड में हमेशा बताती हूँ कि जब कंसोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है आपके पोएम में एक ही लाइन में तो वहाँ पास एलिट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आपको यस साउंड का यहाँ पर रेपिटेशन देखने को मिलेगा, जैसे सेट सच, सेट में भी और सच में भी यस साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पास एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफोरा की। रेपिटेटिव यूज ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 लाइन्स। जब 2 लाइन में लगातार वही वर्ड और फ्रेज बार बार यूज़ हो तो उसको क्या कहते हैं, एनाफोरा होता है वो। जैसे कि दैट ओनली गॉड, इन दोनों में क्या हो गया कि आपको देख रहे हैं डेट ही का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पास एनाफोरा देखने को मिल रहा है। अब थोड़े से हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फ्रेंड। तो इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज नॉट लाइक्ड बाय द यंग मैन। यंग मैन के द्वारा क्या चीज़ नहीं लाइक किया जा रहा था। द यंग मैन do not love the real person but love appearance. Everyone wants one should be loved for his actual personality and not by what he looks like. The young man does not like gray or yellow hair and they do not care for inner beauty but love. मैंने आपको बताया ना कि पूरे पोएम में यही बताया गया है कि इस प्रकार से हम हमेशा सब सोचते हैं कि उसका जो लवर हो खूबसूरत दिखे, हैंडसम दिखे, सब कुछ मतलब अट्रैक्टिव वाला लुक वाला हो। कोई नहीं देखता कि आपका इनर ब्यूटी क्या है, मतलब अंदर की अच्छाई तो कोई नहीं देखता है, बट वहाँ बाहरी सुंदरता देख के लोग क्या करते हैं, प्रेम करने लगते हैं। तो ये चीज़ यंग मैन को पसंद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the young woman's hair is yellow colored. She is ready to change her hair color to another color. Why would she want to do so? मतलब वो अपना कलर क्यों चेंज करना चाहती थी, क्योंकि उसके कलर तो ऑलरेडी येलो कलर के जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, बट वो अपना कलर क्या कहते हैं, मैं किसी और कलर में अपने हेयर को चेंज कर लेती हूँ। वो ऐसा क्यों कहती है, मतलब वो ऐसा क्यों चाहती है। तो इसका आंसर होगा सॉरी, द यंग वुमेन इज रेडी टू डू सो बिकॉज सी वॉन्ट्स समन टू लव हर। तो चाहती है कि उसे कोई ऐसा लवर मिले जो उससे सच्चा प्यार करे, उसके खूबसूरती से ना प्यार करे, उसके येलो हेयर से ना प्यार करे, उसके अट्रैक्टिव लुक से ना प्यार करे। ऐसा लवर चाहती है जो उसके खुद के मतलब कि इनर ब्यूटी से प्यार कर सके। तो ऐसा लवर कहती है। इसलिए वो चाहती है कि जब वो अपना अट्रैक्टिव लुक थोड़ा कम कर देगी, मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी, फिर भी उसे कोई ये इंसान आके उसे प्रपोज करेगा, इसका मतलब ये है कि तब वो अपना रियल लव पा सकेगी। इसलिए वो कहती है कि मैं अपने बालों को कलर किसी और कलर में चेंज कर लेती हूँ। सी वॉन्ट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ द हेयर। मतलब कहती है मेरे बालों के इस कलर की वजह से, मेरे अट्रैक्टिव लुक की वजह से मुझे कोई प्यार ना करे, मुझे कोई प्यार करे तो मेरे इनर ब्यूटी की वजह से प्यार करे। ऐसा मुझे वो ऐसा लवर चाहती थी, इसलिए कहती है कि मैं अपने बालों को चेंज कर लूँगी। क्वेश्चन नंबर 3,
आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन से, मतलब ओल्ड रिलीजियस मैन क्या कहते हैं कि कौन आपसे सच्चा प्यार प्रेम कर सकता है आपकी इनर ब्यूटी को देख के। तो क्या कहते हैं रिलीजियस मैन? The old religious man says that he has found a text which proves that only God could love us for ourselves alone and not for physical beauty. He is the one who truly loves us. मतलब गॉड ही एक ऐसे हैं जो कि हमें केवल अपने ट्रूली लव कर सकते हैं। हमारे इनर ब्यूटी को लेकर, हमारे फिजिकल ब्यूटी से वो लव नहीं करते, हमारे इनर ब्यूटी से ही लव करते हैं हम। मतलब कि हम जैसे भी हैं, जो भी है, केवल हमारे इस ब्यूटी से हमें कौन प्रेम करता है? गॉड ही प्रेम कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपको बंदा मिलता है जो कि आपके फिजिकल ब्यूटी से ना प्रेम करके आपके इनर ब्यूटी से प्रेम करे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए ये चीज़ ही ओल्ड रिलीजियस पर्सन कहते हैं। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी? तो ये सेंट्रल आइडिया आपको क्या लगता है? तो इसका सेंट्रल आइडिया है फ्रेंड, just a second. The poem conveys the idea that physical beauty may be important for young men or human beings. मतलब फिजिकल ब्यूटी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो नया बंदा हुआ है, मतलब यंग मैन या वुमेन के लिए, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है? फिजिकल ब्यूटी ही सब कुछ होता है। मतलब जो बंदा सुंदर दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। बट गॉड डज नॉट लव ह्यूमन बींग्स फॉर देयर फिजिकल ब्यूटी। बट गॉड ऐसा नहीं करते, वो उनके फिजिकल ब्यूटी से लव नहीं करते। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ लवर्स हु लव्स द येलो हेयर ऑफ अ यंग लेडी बट डज नॉट लाइक हर रैम्पार्ट्स। मतलब उनके रैम्पार्ट्स को वो लाइक नहीं करता, मतलब अंदर की खूबसूरती को लाइक नहीं करता है। बट वो क्या, उसके येलो हेयर को देखता है, उनको अट्रैक्टिव लुक देखता है, उनको उससे प्यार करता है। द लेडी डिसअप्रूव्स हिज लव। तो वो लेडी क्या करती है? उसके लव को क्या कर देती है? डिसअप्रूव कर देती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका सेंट्रल थीम क्या है। इसका सेंट्रल यही है कि इनर ब्यूटी से प्रेम करना चाहिए, फिजिकल ब्यूटी से प्रेम नहीं करना चाहिए। और केवल गॉड ही हैं जो हमें हमारे इनर ब्यूटी से प्रेम करते हैं। तो आई होप आपको इसका सेंट्रल थीम भी पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बट आपको सब कुछ इस क्वेश्चन में क्लियर होता जा रहा होगा। To whom is the first stanza of the poem addressed? किसको स्ट्रेस करता है पोएम? What does the speaker say to her? और स्पीकर उससे क्या कहता है? The first stanza of the poem is addressed to a lady named Anne Gregory. क्या है? किसको एड्रेस करता है? एन ग्रेगरी को करता है एड्रेस पोएट हमारा। She had a great influence of the poet. वो जो पोएट रहते हैं उनसे क्या रहती है? वो ग्रेट इन्फ्लुएंस रहती है। ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर, और वो जो हमारे राइटर हैं W.B. येट्स, उनको ग्रेट रेस्पेक्ट पे करते हैं। मतलब कि बहुत, वो जो लड़की रहती है, यंग गर्ल रहती है, एन ग्रेगरी, जस्ट सेकेंड, मीन्स वो जो लड़की रहती है, यंग गर्ल रहती है, उनको क्या कहती है? वो बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस रहती है, मीन्स बहुत ज़्यादा उनसे आकर्षित रहती है। और जो राइटर रहते हैं हमारे W.B. येट्स, उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट पे करते हैं, उससे रेस्पेक्ट फील करते हैं उस यंग लेडी के लिए। ही टेल्स हर दैट ऑल्थो सी इज़ अ नोबल लेडी। मतलब वो कहते हैं कि सी इज़ अ नोबल लेडी, एट नो बडी वुड लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन। मतलब कहते हैं नो बडी लव्स हर फॉर हर सेल्फ अलोन, मतलब कि कोई भी इंसान खुद के लिए उनको प्यार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारा 10th क्लास का जितना भी पोएम था फ्रेंड, मैंने कवर करा दिया है आपको। देखिए मोस्टली आपका 9th का पूरा कवर हो चुका, 6 का कवर हो चुका, 10th का भी कवर हो गया, बचा है आपका 7th और 8th, उसको भी मैं जल्द ही कवर करा दूंगी। तो बस आप मुझे अपना सपोर्ट बनाए रखिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा कि आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, और कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो भी बताइएगा। हालांकि मैं जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस रहते थे मेरे, आप देखते होंगे, जिसमें मैं आधे घंटे 45 मिनट में एक आपका पोएम कंप्लीट कराती थी। उसमें मैं आपको राइटर की बायोग्राफी, उसका इंट्रोडक्शन, समरी, पोएम, लाइन टू लाइन पोएम एक्सप्लेन करती थी। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म निकाला है कि मैं आपको समरी के द्वारा ये पूरा पोएम अच्छे से करा दूँ। तो मैं इसलिए आपको बस राइटर का नेम बताती हूँ। फिर भी अगर मैं पूरा एक वीडियो तो लेकर ही आऊँगी, इसमें पूरे राइटर की बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट राइटर की बायोग्राफी होगी, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि आजकल का पैटर्न जो एग्जाम का बना हुआ है, मोस्टली आपके चैप्टर से ना पूछ के मोस्टली राइटर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आपके मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना ग्रामर्स मजबूत करिए कि लिटरेचर से आपको मुश्किल से
40-50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100 में से, और ज़्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा वो फ्रेंड ग्रामर से देखने को मिलेगा। तो आप अपना ग्रामर मजबूत करिए, और लिटरेचर की तो तैयारी मैं आपको करा ही रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाए। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं आपका क्लास 8 का भी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँगी। बस आप लोग अपना प्यार और दुलार मेरे साथ बनाए रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।